हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कंपनी अकाउंट्स या कॉरपोरेट अकाउंट्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। हम लोग का बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर में एक पेपर है, कोर पेपर, जिसका नाम है कॉरपोरेट अकाउंटिंग। तो कॉरपोरेट अकाउंटिंग का मतलब है कंपनी अकाउंट्स का मतलब अकाउंट्स से, यानी कंपनी अकाउंट्स या कॉरपोरेट अकाउंट्स एक ही बात हुआ है। अकाउंट्स मेंटेन्ड बाय कंपनीज, इसी को हमको इसमें पढ़ना है। थोड़ी सी जानकारी हम लोग पहले लेंगे कि कंपनी है क्या। तो हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो बोला जा सकता है कि कंपनी इज़ अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि हम लोग ऊपर देख रहे हैं कि हमारे देश में या विश्व में लगभग बहुत सारे फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, लेकिन पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन यही तीन पाए जाते हैं: सोल ट्रेडिंग, पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब सोल ट्रेडिंग जो होता है वह हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं। पार्टनरशिप का फंडामेंटल से लेकर डिसॉल्यूशन तक हम लोग 12th में पढ़े थे और फिर सेमेस्टर 1 में भी पढ़े थे। अब हम लोग को जानना है जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में। तो थोड़ा सा इसका हम लोग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख लेना चाहते हैं। तो कंपनी जो शब्द है यह लैटिन भाषा का शब्द है, यानी लैटिन भाषा के शब्द से डेवलप किया गया है। तो लैटिन भाषा में दो शब्द हुआ करते थे, कॉम और पेनिज। कॉम का मतलब होता था साथ साथ और पेनिस का मतलब होता था रोटी। तो अब इसका कंपनी से क्या ताल्लुक़ है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिकल तरीके से सोचेंगे। होता क्या है कि जैसे मान लो किसी ऑफिस में लंच आवर जब होता है तो ऑफिस के सारे स्टाफ प्रायः एक साथ बैठकर खाते हैं, जो भी उनके लंच बॉक्स में होता है। कुछ आपस में शेयर करते हैं, कुछ गपशप होती है और उसको खाते हैं। खाने के बाद फिर अपने अपने काम में लग जाते हैं। तो कंपनी शब्द जो है यह लगभग 400 साल पहले की बात है। उस समय विश्व में मोटर का आविष्कार नहीं हुआ था। मोटर जिसका यूज हम लोग हर काम में करते हैं, पानी के लिए करते हैं, हमारे फैन में लगा होता है, हमारे मोटरसाइकिल में होता है, हमारे कार में होता है, इवन एवरीवेयर जो भी व्हीकल्स है सारे में मोटर का वर्क होता है। तो उस समय पानी के जहाज जो होते थे उनमें मोटर नहीं होता था, और जो हमारा विदेशी व्यापार होता था वह समुद्र के द्वारा, समुद्री मार्ग से होता था। तो समुद्री मार्ग से व्यापार करने के लिए हम लोग निर्भर करते थे कॉमर्शियल विंड पे। समुद्र में जो हवाएं चलती हैं उनका एक मूवमेंट पाया जाता है कि 6 महीने वे ईस्ट से वेस्ट की ओर जाती हैं और फिर 6 महीने वेस्ट से ईस्ट की ओर आती हैं। तो इन हवाओं को बोला जाता था ट्रेड विंड। तो इस ट्रेड विंड के सहारे ही उस समय बड़ी बड़ी नौकाएं या जहाज, जिसमें कुछ नाविक भी हुआ करते थे जहाज को नियंत्रित करने के लिए, लेकिन मुख्य रूप से वह जहाज जो चलता था वह इन ट्रेड विंड्स के द्वारा चलता था। चूँकि उन जहाज़ों में बड़े पैमाने पर बहुत बड़े बड़े पाल लगाए जाते थे। पाल यानी कि एक प्रकार का पर्दा होता है, कपड़े का पर्दा, जिसके ऊपर हवा का प्रेशर पड़ता था और जिस दिशा में हवा बहती थी उसी दिशा में वह नाव या जहाज चल देता था। तो इस पृष्ठभूमि में हमको कंपनी को समझना है, यानी कंपनी का कंसेप्ट कब डेवलप हुआ, तो उसी समय डेवलप हुआ। अब उस समय क्या होता था कि हमारे व्यापारी जो व्यापार करने का, जो भी सामान का व्यापार किया करते थे, अपना सारा सामान लेकर उस जहाज में या उस नौका में बैठते थे और फिर हवा के सहारे नौका ईस्ट टू वेस्ट की ओर या वेस्ट से ईस्ट की ओर चल देती थी जहाँ भी उनको जाना रहता था। और बीच बीच में आपके जो नाविक होते थे समुद्र के किनारे जहाज को लगाते थे और वो लोग उतरकर अपना व्यापार करते थे, फिर आगे बढ़ जाते थे। तो प्रायः एक
बार जब घर से निकलते थे तो घर लौटने में उन्हें 1 वर्ष का समय लगता था, 6 महीना जाने में और फिर 6 महीना आने में। तो इस 1 वर्ष की अवधि में जो व्यापार होता था, विदेशी व्यापार में लाभ तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन जोखिम भी बहुत ज़्यादा था, रिस्क भी बहुत ज़्यादा था। मुख्य रूप से 2 तरह के रिस्क हम उस समय पाते हैं। एक तो समुद्र में तेज़ हवाएं चलती हैं, तूफ़ान आते रहते हैं, तो इन तूफ़ान या समुद्री हवाओं के कारण हमारे जहाज़ या नौकाएं पलट जाया करती थीं, जिससे बहुत बड़े पैमाने पे जान और माल की क्षति हो जाती थी। और अगर ऐसी कोई बात नहीं हुई तो समुद्र में लुटेरे हुए करते थे, जो इन जहाज़ों को घेर कर लूट लिया करते थे। और इन दोनों रिस्क के कारण उस समय के जो हमारे व्यापारी होते थे थोड़ी परेशान और चिंतित रहते थे। अब उदाहरण के लिए लिया जाए कि मान लो कोई एक व्यापारी है जो अपने सारी संपत्तियों से या अपने मित्रों से, दोस्तों से सारे रिसोर्सेस का यूज करके 10 लाख रुपए का कैपिटल एक्वायर करता है। अब 10 लाख रुपए के कैपिटल से वह जो भी सामान बेचना चाहता है वह खरीदता है और जहाज़ में बैठ जाता है, और दुर्भाग्य से उसका जहाज़ पलट जाता है और उसका सारा सामान डूब जाता है। हालांकि वह स्वयं बच जाता है, लेकिन अब उसके जीवन में फिर से 10 लाख रुपया इकट्ठा करना उसके लिए संभव नहीं हो पाता था। चूँकि एक बार हम सारे रिसोर्सेस का यूज कर चुके हैं, अब दोबारा हमको फिर से उतना रिसोर्सेस मिल पाना संभव नहीं होता था। तो इसका मतलब हुआ कि एक बार अगर हम एक्सीडेंट के शिकार हो गए तो दोबारा हमको खड़ा होना, हमारे लिए व्यापार कर पाना संभव नहीं हो पाता था। तो सारे व्यापारी के साथ ही समस्या थी। सारे व्यापारी लोग अपने अपने सामान के साथ व्यापार करने के लिए चलते थे, एक साथ बैठते थे नाव पर और चल देते थे। तो स्वाभाविक रूप से जब सब अपना खाने पीने की व्यवस्था भी उन लोग लेके जाते होंगे, तो एक साथ, कौम का मतलब साथ साथ या समूह में, और पेनिस का मतलब रोटी, समूह में बैठकर जब वे खाना खाया करते थे तो इसी खाना खाने के क्रम में इस पर चर्चा होती थी कि भाई इस व्यापार में मुनाफा या लाभ या प्रॉफिट तो बहुत है, लेकिन रिस्क भी बहुत है। तो इस रिस्क को कैसे कम किया जाए, यह एक समस्या है। तो इस रिस्क को मिनिमाइज करने का कंसेप्ट वे लोग डिस्कशन में उन्होंने ढूंढ निकाला। और वह कंसेप्ट क्या था कि भाई सबसे बड़ी समस्या क्या है कि अगर हमारा व्यापार पलट जाता है या हमारे जहाज़ को लूट लिया जाता है तो हमारा कैपिटल समाप्त हो जाता है, और अगर हम जिंदा बच भी जाते हैं तो फिर व्यापार करने लायक स्थिति में हम नहीं रह जाते हैं। तो इसको दूर करने के लिए उन लोगों ने कहा कि क्यों नहीं ऐसा किया जाए कि जब हम लोग व्यापार करने आते हैं तो ये जो पूंजी अपने व्यक्तिगत या अपने संबंधियों के माध्यम से हम लोग इकट्ठा करते हैं, इसको छोटे छोटे रकम में बांट दिया जाए। जैसे 10 लाख रुपया हमको चाहिए तो हम एक आदमी से सिर्फ 100 रुपया लेना चाहते हैं, तो एक आदमी से 100 रुपया लिया जाए तो इसका मतलब हुआ कि 10,000 आदमी से अगर 100 रुपया लिया जाए तो 10 लाख रुपया हो जाएगा। अब अगर व्यापार डूब गया, अब मेरा एक्सीडेंट हो गया या हमारे जहाज़ को लूट लिया गया, तो एक इंडिविजुअल का नुकसान हुआ 100 रुपये का, जो बर्दाश्त किया जा सकता है, जिसको बियर करना बहुत मुश्किल वाली बात नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ और हम सही सलामत वापस लौट के आ जाते हैं तो हम पाते थे कि उस समय जो प्रॉफिट का रेट होता था 2 या 3 गुना या उससे भी ज़्यादा हुआ करता था। यानी अगर कोई 10 लाख की पूंजी लेकर व्यापार करने गया तो हो सकता है कि वापस लौटते समय उसके पास 30 लाख रुपए हो जाए। तब वो क्या करेगा भाई? तब बोलता था कि ठीक है, 1 साल में जब हम लौट के आएंगे तो उसका जो 100 रुपये का कैपिटल है वह उसको वापस करेंगे और ऊपर से 100 रुपया उसको और दे दिया करेंगे। तो उस व्यक्ति का भी फ़ायदा हो गया कि 1 साल में उसका पैसा दुगना हो गया। तो 10 लाख तो उसने कैपिटल के रूप में लौटाया और 10 लाख रुपया प्रॉफिट के रूप में लौटाया। तो 10 और 10 20 लौटाने के बाद भी उसके पास 10 लाख रुपया बच जाता था। और जो
समाज में रहने वाले लोग थे, उनको कोई काम भी नहीं करना पड़ा, वो अपना काम में एज यूजुअल लगे हुए हैं, सिर्फ पैसा उस आदमी को दे देते थे और वो चला जाता था और व्यापार करके लौटता था, उसको फिर वापस पैसा भी लौटा देता था और प्रॉफिट भी देता था। तो यही कॉन्सेप्ट हम मॉडर्न कंपनी में भी देखते हैं। यहाँ भी हमको ऐसा नहीं कि अगर हम किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो अपना काम सब छोड़ छाड़ के उस कंपनी में हमको जाना होगा और वहाँ मैनेजमेंट देखना होगा और कैसे व्यापार हो रहा है इस पर देखना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा काम सिर्फ यही होता है कि हम कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं जो शेयर के माध्यम से, और हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं हमारे बिहाफ में वहाँ बिजनेस ऑपरेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं, और 1 साल में फिर कंपनी का फाइनल अकाउंट बनाया जाता है। जो प्रॉफिट होता है उसका जो हिस्सा हमको मिलना चाहिए वह एज ए डिविडेंड हमको कंपनी दे देती है। तो अब यह तो हुआ बेसिक कंसेप्ट कि व्हाट इज़ कंपनी। कंपनी बेसिकली क्या हुआ भाई, तो बिजनेस ऑपरेट करने का एक फॉर्म हुआ जो बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है। मॉडर्न एज में अब अलग अलग देशों में इसको अलग अलग नामों से जाना भी जाता है। हमारे देश में कंपनी अधिनियम जो पहला बना था वो अंग्रेज़ों के शासनकाल में बना था 1850 ईस्वी में, लेकिन आज़ाद भारत में पहली बार हमारे देश में जो कंपनी एक्ट बना था वह 1956 में 1 अप्रैल 1956 से हमारे देश में कंपनी एक्ट लागू हुआ, और उसी के तहत हमारे देश में कंपनियों का निर्माण, उनका व्यापार, उनके द्वारा व्यापार का संचालन और उनके समापन की सारी प्रक्रियाएं, सारे नियमावली उस कंपनी एक्ट में दी गई थी। उसी के हिसाब से हम लोग अपने यहाँ कंपनी को ऑपरेट करते थे, और समय समय पर, समय और परिस्थितियों के अनुसार कंपनी एक्ट में समय समय पर संशोधन होता रहा। हर कानून में संशोधन होता है, और इस संशोधन के परिणामस्वरूप 2013 में यूपीए की गवर्नमेंट के समय कंपनी अधिनियम में काफ़ी परिवर्तन किया गया, इसलिए बिल्कुल एक तरह से वो नया कंपनी अधिनियम बनाया गया। लेकिन तुरंत 2014 में मोदी सरकार आ गई और इसने फिर उसमें कुछ संशोधन किया। तो अभी लेटेस्ट 2017 में भी कुछ संशोधन हुआ है और उसके बाद भी कुछ हुआ है। तो खैर ये सब तो होता रहता है, यानी कि समय और परिस्थिति के अनुसार सरकारें या उनकी जो पॉलिसी होती है, जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, वो अपने इसमें कुछ चेंजेस करते हैं। लेकिन हम लोग को बेसिकली जो बेसिक चीज़ है वह समझना है। तो कंपनी क्या हुआ भाई, तो कंपनी हुआ एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अगर इसके डिफिनीसन की बात की जाए तो एक पॉपुलर डिफिनीसन है जो हमने लिखा है कि कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग परपेचुअल एग्जिस्टेंस या सक्सेशन, सेपरेट एंटिटी एंड कॉमन शील। तो यह कंपनी की एक पॉपुलर डिफिनीसन है। इसमें बताया गया है कि कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन है, यानी एक कृत्रिम व्यक्ति है। कंपनी को कानून की नज़र में एक इंडिविजुअल की संज्ञा दी गई है, कृत्रिम व्यक्ति की संज्ञा दी गई, यानी कि उसको वे सारे राइट्स, वे सारे ड्यूटीज़ अवेलेबल हैं जो एक इंडिविजुअल को है। जैसे हम लोग राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी हमारे पास है, किसी संपत्ति को अर्जित करने का अधिकार, तो कंपनी को भी यह अधिकार है। किसी लीगल बिजनेस को ऑपरेट करने का अधिकार, तो कंपनी को भी अधिकार है। किसी व्यक्ति को एज ए एम्प्लॉय अपॉइंट करने का अधिकार, तो कंपनी को भी अधिकार है। यानी कि एक इंडिविजुअल को बिजनेस ऑपरेट करने के संबंध में जो जो अधिकार होता है प्रॉपर्टी से लेकर और अन्य चीज़ों का, वे सारे अधिकार हमारे कंपनी को भी दिया गया है, और कानून की नज़र में इसको एक व्यक्ति के रूप में ट्रीटमेंट मिलती है। इसलिए कहा गया कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग परपेचुअल एग्जिस्टेंस। अब इसका एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व जो होता है वह शाश्वत होता है। परपेचुअल का मतलब शाश्वत, जो कभी समाप्त नहीं हो। जैसे हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है भाई, कि जो व्यापार स्टार्ट करता है अगर उसकी मृत्यु हो जाएगी तो स्वाभाविक रूप से उसका व्यापार बंद हो जाएगा। हमारे पार्टनरशिप में क्या होता है कि जो ही किसी एक पार्टनर की मृत्यु होती है, या कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, या अनसाउंड माइंड का हो गया, या लुनेटिक हो गया, तो इस सारे कंडीशन में पार्टनरशिप भी डिजॉल्व हो जाता है। लेकिन कंपनी पर ऐसा नहीं होता है। कंपनी पर जो उसके प्रोप्राइटर्स हैं, जो ओनर्स हैं, जिनको हम शेयर होल्डर बोलते हैं, उनके
व्यक्तिगत जीवन में क्या हो रहा है, उनकी मृत्यु हो जा रही है कि वे पागल हो जा रहे हैं या दिवालिया हो जा रहे हैं या उनके साथ और कुछ दुर्घटना घट रही है, तो इन चीज़ों का कंपनी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए कहा गया कि मेंबर्स में कम एंड मेंबर्स में गो बट कंपनी गोज ऑन फॉर एवर, यानी कि सदस्य आते और जाते रहेंगे लेकिन उनके आने जाने का कंपनी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कंपनी हमेशा के लिए चलती रहेगी। तो इसलिए कहा गया कि हैविंग परपेचुअल एग्जिस्टेंस। सेपरेट एंटिटी का मतलब यहाँ पर है कि स्वतंत्र अस्तित्व। जैसे सोल ट्रेडिंग में या पार्टनरशिप में जो बिजनेस है और बिजनेसमैन है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है दोनों अलग होते जरूर हैं, लेकिन बिजनेस की सारी लायबिलिटीज़ के लिए उसका प्रोप्राइटर लायबल होता है। ऐसा नहीं है कि हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लोन लिए और मेरा बिजनेस नहीं चल पाया, डूब गया, तो हम लोन देने वाले को कह देंगे कि भाई मेरा बिजनेस डूब गया इसलिए हम आपका लोन का पैसा वापस नहीं करेंगे। ऐसा कहना संभव नहीं है, आपको देना ही होगा। और यही स्थिति हमारे पार्टनरशिप में भी होती है सॉरी। लेकिन हमारे कंपनी की जहाँ तक बात है तो कंपनी में ऐसी कोई बात नहीं होती। कंपनी में आपकी लायबिलिटी सिर्फ आपके द्वारा खरीदे गए शेयर के वैल्यू तक ही है। इसके अलावा कंपनी अगर किसी से लोन लेती है तो उस लोन को रिपे करने का लायबिलिटीज कंपनी के ऊपर होता है, यानी कि हमारी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। तो कंपनी और उसके प्रोप्राइटर यानी ऑनर यानी शेयर होल्डर दोनों का अस्तित्व सेपरेट होता है, दोनों को एक साथ मर्ज नहीं किया जा सकता है। एंड अ कॉमन सील। अब कोई एग्रीमेंट जब होता है दो पार्टी के बीच में, तो अगर दोनों पक्ष पढ़े लिखे हैं तो उस एग्रीमेंट पेपर पे दोनों लोग का सिग्नेचर होता है, कुछ विटनेस का भी सिग्नेचर होता है। अब अगर कोई उसमें पढ़ा लिखा पार्टी नहीं है तो उसके थंब का इम्प्रेशन लिया जाता है और उसके बिहाफ में कुछ लोगों का विटनेस का भी सिग्नेचर होता है। तो कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, सिग्नेचर करने की तो बात है नहीं। तो कंपनी के द्वारा जो ऑथराइज्ड पर्सन होता है वह कंपनी के एग्रीमेंट पेपर पर कंपनी का मुहर लगाता है और उसके बाद अपना सिग्नेचर करता है। तो कंपनी का मुहर लग गया यानी सील जो लगा वह इस बात का सूचक हो गया, इस बात को वह नोटिफाई कर रहा है कि यह एग्रीमेंट जो है वह कंपनी के बिहाफ में किया गया है और इसमें एक पार्टी कंपनी है। तो यह एक बेसिक इसका डिफिनीशन है। इस डिफिनीशंस के आधार पर हम इसके कुछ फीचर्स को भी देख सकते हैं। जैसे एन आर्टिफिशियल पर्सन, तो कंपनी क्या हो गया भाई, तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, हमारे और आपके तरफ पर्सन नहीं है, लेकिन कानून की नज़र में कंपनी को वे सारे अधिकार वे सारे लायबिलिटीज हैं जो एक व्यक्ति के लिए इम्प्लीमेंट होते हैं। तो इसलिए इसको बोला गया कि यह आर्टिफिशियल पर्सन है। सेपरेट एंटिटी अभी तुरंत समझाया हमने कि यह सेपरेट माना जाता है, यानी कि कंपनी और उसके प्रोप्राइटर या जो ओनर हुए यानी जिसको शेयर होल्डर बोला जाता है, कंपनी और शेयर होल्डर दोनों अलग अलग हो गए, दोनों का एक दूसरे से कोई मतलब डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। कंपनी के लायबिलिटीज़ के लिए उसका शेयर होल्डर कहीं से भी लायबल नहीं होगा। कंपनी के मैनेजमेंट के लिए भी उसको डायरेक्ट इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। उसने अपना शेयर खरीदा, पैसे का इन्वेस्टमेंट किया और वह व्यक्ति अपने घर में अपने नॉर्मल कोर्स में काम करता रहेगा। वह सर्विस करता है तो सर्विस करेगा, बिजनेस करता है बिजनेस करेगा, एग्रीकल्चर में है तो एग्रीकल्चर का काम करेगा। उसको कंपनी में जाके कंपनी की गतिविधियों में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं होती है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस अभी जस्ट हमने समझाया ही कि परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब जो कभी समाप्त नहीं होगा ऐसा अस्तित्व होता है। कॉमन सील कंपनी का मुहर हो गया। लिमिटेशन ऑफ एक्शन, अब कंपनी और सोल प्रोप्राइटर अब पार्टनरशिप में थोड़ी सी डिफरेंस यही आ जाता है यहाँ पे कि कंपनी का एक लॉ होता है जिसमें दो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हम बनाते हैं। एक को बोलते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एक को बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एक और डॉक्यूमेंट होता है जिसको बोला जाता है प्रोस्पेक्टस। तो हमारा कंपनी जो है वह लिमिटेड है, उसका जो भी एक्शन होगा वह
विद इन फ्रेमवर्क ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंतर्गत ही होगा, यानी कि उस सीमा से वह बाहर जाके कोई काम नहीं कर सकता है। यानी कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए एक जो कंपनी और कंपनी के बाहर यानी थर्ड पार्टी के साथ जो रिलेशन होता है उसके लिए एक डॉक्यूमेंट्स बनता है जिसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो कंपनी की सारी एक्टिविटीज उसी से गाइड होती है, उसी के द्वारा वह नियंत्रित कर ली जाती है। फिर क्या है रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट। रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ कि जो भी प्रोप्राइटर या ओनर हैं वह डायरेक्ट जाके बिजनेस मैनेज करने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि कंपनी हर साल एक मीटिंग अरेंज करती है अपने शेयर होल्डर्स का, अपने ओनर्स का, जिसको हम बोलते हैं जनरल एनुअल मीटिंग, वार्षिक आम सभा। इस एनुअल मीटिंग में जो शेयर होल्डर होते हैं कंपनी के वे खुद जाते हैं या उनके रिप्रेजेंटेटिव भी जा सकते हैं जिनको हम बोलते हैं प्रॉक्सी। तो प्रॉक्सी के द्वारा आप अपना प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, आप डायरेक्ट जाके दे सकते हैं। तो सारे लोग जो कंपनी के ओनर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, वही लोग इम्पॉर्टेंट पोस्ट को जैसे डायरेक्टर्स का चुनाव करते हैं और वे डायरेक्टर्स जो होते हैं वे शेयर होल्डर के रिप्रेजेंटेटिव कहलाते हैं और उन्हीं रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा यानी डायरेक्टर्स के द्वारा कंपनी का मैनेजमेंट किया जाता है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट। इसको कुछ हम इस ढंग से भी सीखें, जैसे हमारे देश में डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी में प्रजातंत्र है, तो सारी प्रजा जाके खुद से एडमिनिस्ट्रेशन का काम थोड़ी देखती है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेंट्रल लेवल पे एमपी का चुनाव करते हैं, स्टेट लेवल पे हम लोग एमएलए का चुनाव करते हैं। इसी तरह से अलग अलग चुनाव होता रहता है जो अलग अलग पर्पस के लिए होता है। तो वे सारे एमपी या एमएलए जो होते हैं वे हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और हमारे बिहाफ में जाके वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का काम या लॉ मेकिंग का काम या जो भी काम है वो किया करते हैं, यानी कि उनको हम लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं। उसी तरह से हमारे कंपनी में जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो इम्पोर्टेंट पोस्ट पे लोग होते हैं, जिनको अपॉइंट करने का राइट हमारे शेयर होल्डर को होता है, तो जिनको भी शेयर होल्डर सिलेक्ट करता है वह उसके रिप्रेजेंटेटिव कहलाते हैं। शेयर होल्डर को वहाँ डायरेक्ट इन्वॉल्व होने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, अब सोल ट्रेडिंग और पार्टनरशिप में यह फैसिलिटी नहीं होती है। सोल ट्रेडिंग में तो खैर कोई मामला ही नहीं है, जब हम बेच देंगे तो हमारा बिजनेस ही खत्म हो जाएगा। पार्टनरशिप में जब हमारा जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं तो कोई एक व्यक्ति चाहे कि हम अपना हिस्सा बेच दें और किसी दूसरे आदमी को पार्टनर बना दिया जाए, तो ऐसा तब तक संभव नहीं है जब तक कि सारे पार्टनर इसके लिए सहमत नहीं हो जाते हैं। कोई एक भी अगर डिसएग्री कर रहा है तो ऐसा करना संभव नहीं है, लेकिन हमारे कंपनी में इसका कोई समस्या नहीं है। आप जब चाहिए अपने शेयर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी को बेच सकते हैं और बदले में पैसा ले सकते हैं। नंबर ऑफ़ मेंबर्स की बात आती है तो हमारे कंपनी में जो कंपनी अब कई तरह का होता है, जिसमें पहला हम लोग जो जिसके बारे में हम लोग जान रहे हैं इसको बोलते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट कंपनी होती है, गवर्नमेंट कंपनी होती है, सब्सिडरी कंपनी होती है, होल्डिंग ऑफ लॉट ऑफ कंपनीज। तो अभी हम लोग पब्लिक कंपनी की बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ़ मेंबर्स यहाँ पर कम से कम 7 होंगे और अधिक उतने होंगे जितने हमारे पास अंशों की संख्या है, अधिक से अधिक हो सकती है। यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ़ मेंबर्स को तय नहीं किया गया है, लेकिन मिनिमम 7 मेंबर्स होंगे। और यह क्या है भाई, तो कंपनी एक वॉलेंट्री एसोसिएशन फॉर प्रॉफिट है, यानी कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा ऐच्छिक रूप से हम एसोसिएशन बनाते हैं और उसका पर्पस होता है बिजनेस ऑपरेट करना और उस बिजनेस ऑपरेशन से प्रॉफिट अर्न करना। तो यह कुछ बेसिक बातें थी जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के संबंध में थी। अब हम लोग इसके अकाउंटिंग पर्पस की बात करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अकाउंटिंग के तौर तरीके के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग को इशू ऑफ शेयर, तो शेयर क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, इन बातों पे हम लोग फोकस करेंगे। थैंक यू।